डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में दो राजनीतिक दल बनाकर उस पर चुनाव लड़ा और एक प्रस्तावित था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं उनकी पहली पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? उनकी दूसरी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसका चुनाव चिन्ह क्या था? इसके अलावा आपके जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए, संसद में, विधान मंडलों में वोट को लेकर आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे लोग आपके द्वारा चुने जाने चाहिए, इन सब बातों को जानते हैं आप? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। जितनी बातें मैंने पहले उठाई है वो मैं भी डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ पढ़ के ही जान पा रहा हूं। तो चलिए इन सब बातों की चर्चा के लिए चलता हूं सीधा फर्स्ट असेंबली इलेक्शन 1937 और 16 जनवरी 1937 को नासिक में एक चुनावी सभा हुई थी और डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उस इलेक्शन में चुनाव कंटेस्ट कर रही थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में 15 सीटें शेड्यूल कास्ट को मिली थी और डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ये भाषण बहुत दिलचस्प है और जब आप सुनेंगे पूरे भाषण को तो लगेगा कि आपके इर्द गिर्द आसपास आज भी वही घटनाएं हो रही हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और सुनते सुनते शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए लिए चलता हूं। उन्होंने भाषण में कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप सभी को यहां बुलाए जाने की वजह आपको हैंडबिल पर्चा से ही पता चल गया होगा। मुंबई विधानसभा के अगले चुनाव में आप किसे अपना मत देकर चुनाव जिताएंगे, इस बारे में हमें सोचना है। इस देश में कई राजा हुए, अंग्रेजों को भी यहां आए 150 वर्ष हुए। पिछले 60 वर्ष से यह काउंसिल काम कर रही है। काउंसिल मतलब विधानमंडल। इन काउंसिलों के द्वारा जनता के प्रतिनिधि अपने लोगों की शिकायतें सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन 8 करोड़ अस्पृश्यों की ओर से विधानमंडल में शिकायत रखने वाला आज तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं हुआ। यही बात आज अपनी कोशिशों से होने जा रही। पहली बार 1937 में विधानमंडल में अस्पृश्यों को अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला था। आगे उन्होंने कहा कि आगामी अप्रैल 1937 से शुरू होने वाले विधिमंडल के नासिक जिले के लोगों को अधिकार मिला है कि वे अपना एक प्रतिनिधि भेजें। इस बार जब काउंसिल चलेगी, मतलब विधानमंडल चलेगी, तब अपना सुख दुख वहां तक ले जाने का मौका हमें मिला है। अब तक हमें अपनी शिकायतें सरकारी अधिकारियों के जरिए रखनी पड़ती थी, लेकिन अब हम अपनी शिकायतें सीधे विधानमंडल में रखेंगे। हमारे सभी सुखों दुखों के बारे में जहां सोचा जाना है, उस विधिमंडल में आपकी ओर से जाने वाला आदमी बेहद मजबूत होना चाहिए। मतलब पार्लियामेंट या विधानसभा में जाने वाला आपका आदमी मुंह ठोकवा नहीं, सिर्फ हाथ उठाने वाला नहीं, बहुत मजबूत होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, जो बोल सके। ये कह रहे हैं ये पद सम्मान के नहीं, कुछ कर दिखाने के हैं। इसलिए नहीं कि एमएलए एमपी बन गए, इसलिए नहीं, कुछ करके दिखाना है, इसके लिए होते हैं। विधिमंडल में व्यक्ति अपने लिए नहीं जाता, वह अपने समाज के लिए जाता है। समाज के कारण उत्पन्न मसलों के बारे में सही गलत सोचकर विधिमंडल में हमारी ओर से लड़ने वाला इंसान हमें चुनकर भेजना है। संसद विधानसभा में फाइटर लोग भेजना है जो आपके हकों के लिए, हितों के लिए लड़े। विधिमंडल हमारे बचाव का साधन है। आपको याद होगा 2 अप्रैल और 5 मार्च एक बार SC/ST एक्ट पे, एक बार
रोस्टर के सवाल पे भारत बंद हुआ था तो पार्लियामेंट से ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को टर्न डाउन किया गया था। तो ये सब ध्यान रखिए कि विधानमंडल आप अगर गैर राजनीतिक हो जाएंगे, अपॉलिटिकल हो जाएंगे तो आपके हितों की हित ही मारे जाएंगे। आगे कहते हैं कि हमारे जिले के पश्चिमी हिस्से की ओर से एक प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार आपको मिला है। इस जगह के लिए भाऊराव गायकवाड़ और रामचंद्र रोकड़े दो उम्मीदवार खड़े हैं। आप दोनों को अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए इस बारे में मुझे किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं। समस्या का उजागर करते हुए कहते हैं कि इस क्या क्या समस्या है, विधिमंडल में आखिर हम क्यों जाएं, क्यों प्रतिनिधि भेजें। तो समस्या के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस विधिमंडल द्वारा महार लोगों के वतन के बारे में सोचने की जरूरत है। आपके पास जमीन न होने के कारण आप बंजर जमीन चाहते हैं। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है। गरीबी है तो सरकारी वजीफे मिलना जरूरी है। अस्पृश्यता के कारण आपको जो परेशानियां होती है, इसलिए अस्पृश्यता निवारण कानून बनना जरूरी है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए कानून बनना जरूरी है। सरकारी नौकरियों में हमारे लोगों का भर्ती होना जरूरी है, इसलिए इस बारे में सिस्टम प्रबंध होना बहुत जरूरी है। ऐसी सैकड़ों बातें विधिमंडल के जरिए झगड़ कर हमें प्राप्त करना है। विधिमंडल में जाकर संघर्ष करके, झगड़ा करके प्राप्त करना है। इन दोनों में से यह काम कौन कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? क्या आप सोचिए कौन कर सकते हैं? तो पब्लिक में से चिल्ला के लोगों ने कहा कि भाऊराव गायकवाड़ करेंगे। आगे उदाहरण देते हैं, कई उदाहरण देते हैं कि आखिर नेता कैसा होना चाहिए। उदाहरण बहुत ही रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रोजमर्रा के कामों के दौरान हम देखते हैं कि किसी आदमी को यदि घर बनाना हो और बढ़ई की जरूरत आ पड़े तो वह बढ़ई को काम पर रखते हैं। मिस्त्री के लिए अगर काम की जरूरत हो, मिस्त्री की जरूरत हो तो मिस्त्री को ही काम पर रखते हैं। इसी प्रकार विधिमंडल में कौन अच्छी तरह काम कर सकता है, यह सोचकर आपको ही तय करना है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह अपना पराया सोचकर काम नहीं चलेगा। अपना पराया, चाचा भतीजा, जात बिरादरी, ये कह रहे हैं कि अपना पराया सोचकर काम नहीं चलेगा। विचारधारा जरूरी है। नाते रिश्तेदार की सोचने से यहां काम नहीं चलेगा। नाते रिश्तेदारी सोचने से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार आपसी द्वेष भावना से प्रेरित होकर बदले की भावना से बौखला कर भी काम नहीं चलेगा। ये छोटे छोटे झगड़े लड़ाई होते हैं, उससे बौखला जाए, इससे भी काम नहीं चलेगा। हमारी शिकायतें विधिमंडल में रखकर उसका निवारण जो कर पाएगा, हमारी शिकायतों को जो दूर कर पाएगा, उसी को वोट देकर जिताना हमारा कर्तव्य है, वही जरूरी है। जो व्यक्ति विधिमंडल में जाने की योग्य है, उसी को चुनकर विधिमंडल में भेजें। खाली जात धर्म, नाते रिश्तेदारी, भाई भतीजा, चाचा फूफा के नाम पर नहीं, जो समाज के लिए जो लड़ सके उसी को आप संसद और विधानमंडल में भेजें। अब भाऊराव गायकवाड़ का यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि भाऊराव गायकवाड़ को हम क्यों भेजना चाहते हैं, क्यों उम्मीदवार हमने बनाया है, इसका स्पष्टीकरण देते हैं। कहते हैं कि हमारे सामने एक ही जगह के लिए, एक सीट के लिए दो उम्मीदवारों में से कौन अधिक लायक है, यह देखना जरूरी है। श्री भाऊराव गायकवाड़ द्वारा पिछले कई सालों से की गई समाज की सेवा मशहूर है। उन्होंने लोकल बोर्ड और नासिक म्युनिसिपैलिटी जैसी स्थानीय संस्थाओं में पिछले कई सालों से जिम्मेदारी से काम किया है। पिछले 6 वर्षों से अपने जिले के लोगों की शिकायतें सरकार के दरबार में पेश कर उनका निवारण का कार्य वे करते आए हैं। अस्पृश्य
माने गए समाज के आंदोलन का नासिक जिला केंद्र बना है। अस्पृश्यता उन्मूलन का केंद्र नासिक जिला बना है। पिछले 5-6 सालों से इस जिले में कितने आंदोलन हुए, इसकी जानकारी आपको है। इन सभी आंदोलनों में उन्होंने महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी के काम किए हैं, यह आप देखते आए। इन आंदोलनों के कारण कई बार उन्हें मारपीट सहनी पड़ी है, कई बार दंड सहना पड़ा है, कई बार कारागार जेल जाना पड़ा है और सश्रम कारावास भी झेलना पड़ा है। श्री भाऊराव गायकवाड़ के किए गए कामों के मद्देनजर ही मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से उनका नाम सुझाया है। श्री गायकवाड़ के खिलाफ, अब जो ओपोनेंट पार्टी है उसके बारे में बता रहे हैं कि श्री गायकवाड़ के खिलाफ श्री रामचंद्र रोकड़े खड़े हैं। मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के दौरान वे कहां छिपे बैठे थे? रामचंद्र रोकड़े साहब कहां छिपे बैठे थे? जिसे सार्वजनिक सेवा कहा जाए, ऐसा उन्होंने कभी किया है क्या? लोग चिल्लाते हैं नहीं नहीं नहीं। 1935 के इंडिया एक्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि अब के बाद मुंबई विधानमंडल में कामकाज अंग्रेजी में चलेगा। अपनी कुछ शिकायतें अगर विधिमंडल के सामने रखनी हो तो अब अंग्रेजी में ही रखनी पड़ेगी, ऐसा नियम बनाया गया है। ऐसे में अपनी शिकायतें अंग्रेजी में रखने जितनी अंग्रेजी क्या श्री रोकड़े, रामचंद्र रोकड़े जानते हैं क्या? लोगों ने चिल्ला के कहा नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। रोकड़े द्वारा जो विनती पत्र जारी किया गया है उसमें वह साफ तौर पर कहते हैं कि मैं किसी पक्ष या संस्था की ओर से खड़ा नहीं हूं। अगर रोकड़े किसी भी पक्ष, किसी भी दल या संस्था की ओर से खड़े नहीं हैं तो उनके काम में मदद कौन करेगा? क्या ऐसे इंसान की हालत ना पशु ना पक्षी अर्थात चमगादड़ जैसी नहीं होगी? बड़ा बेहतरीन उदाहरण भी देते थे। इससे तो बेहतर था कि रोकड़े सीधे कांग्रेस या किसी अन्य दल की ओर से चुनाव में उतरते हैं। न यह ठीक न वह ठीक, ये हालत अच्छी नहीं होती। आगे कहते हैं, बड़ा दिलचस्प उदाहरण सब देते हैं और पैरेलल्स जो है, जो तुलना करते हैं वो भी दिलचस्प होता है। कहते हैं इन सभी बातों के बारे में सोचने के बाद सभी उम्मीदवारों में से विधिमंडल में जाने लायक कौन है और नालायक कौन है, ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि भाऊराव साहब गायकवाड़ और रामचंद्र रोकड़े की सार्वजनिक कार्य, बुद्धिमत्ता, कर्तव्य परायणता, अनुभव, शिक्षा, यदि सभी के बारे में सोचा जाए तो यह नजर आता है। कहाँ राजा, कहाँ गंगू तेली, कहाँ हिमालय पर्वत, कहाँ कंकड़, कहाँ सोना और कहाँ निकल, कहाँ घोड़ा और कहाँ खच्चर। ये उदाहरण, ये तुलना कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, भाऊराव गायकवाड़ और रोकड़े के बारे में। आगे कहते हैं इतना फर्क दोनों के बीच है, यह बात सूरज की रोशनी की तरह साफ है। इसके बावजूद क्यों दुविधा में आप पड़ते हैं? इसलिए आप सभी को अपने चारों वोट श्री भाऊराव गायकवाड़ को ही दें, ऐसी मेरी विनती है। आगे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि कुछ विरोधी प्रचार करते फिर रहे हैं कि आप अपने दो मत श्री गायकवाड़ को, एक व्यक्ति को 4 वोट था, 2 वोट श्री गायकवाड़ को दें और 2 वोट श्री रोकड़े को दे दें। इसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि ऐसा इसलिए प्रचार किया जा रहा है क्योंकि दोनों उम्मीदवार अपनी ही जाति के हैं। देख लीजिए इलेक्शन में क्या क्या होता है। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस जिले में हमें केवल एक ही उम्मीदवार भेजना है, चुनकर भेजना है। इसलिए अपने मतों का बंटवारा करने से काम नहीं चलेगा। आपको एक ही जगह के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए
जो वोट दिए गए हैं उसको भी मतलब बांटेंगे तो आपका नुकसान ही नहीं आत्मघात होगा। यह बात ना भूलें। इसी तरह आपके मतों के लिए लोग आपको रुपयों का लालच देंगे। आज भी दिए जाते हैं, लोग बिकते भी हैं पैसे लेके, रुपयों का लालच देंगे। अपना काम निकालने के लिए वे मीठी मीठी बात करेंगे। जैसे चुनाव के समय सब लोग कहेंगे, जितने दलित पिछड़े हैं, हिंदू है चलो, तो मीठी मीठी बात करेंगे। आपके झूठे वादे करेंगे। अच्छे दिन आएंगे, झूठे वादे होंगे। इसके अलावा लेकिन आपको इनमें से किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बात में नहीं आना है। जितने फुसलाने का काम होगा उसमें नहीं आना है। मत का अधिकार मुक्ति का साधन है। मत का अधिकार मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन आप अगर पैसे के लिए बेचेंगे तो आपके जैसे आत्मघाती, समाजद्रोही और मूर्ख केवल आप ही होंगे। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों और बहनों, किसी हालत में आपको यह अधिकार पैसे के लिए ना बेचना है, नहीं बेचना है। यह मेरी आपसे विनम्र विनती है। आगे उन्होंने कहा कि कल मैं जब यहां आया था तब कुछ लोगों को यह कहते सुना कि श्री रोकड़े बहुत अमीर हैं, इसलिए उन्हें ही अपना मत दें। इस बारे में मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि विधिमंडल अमीरी का प्रदर्शन करने की जगह नहीं। वहां अमीर और गरीब का भेद नहीं है। इसलिए अपने पक्ष की ओर से झगड़ने वाला, संघर्ष करने वाला सड़क का भिखारी वहां अमीर और ऐशो आराम में लौटने वाले नादान, आलसी और मूक अमीर से कई गुना श्रेष्ठ है। अगर भिक्षा मांगने वाला आदमी आपके लिए संघर्ष करता है तो अमीर से वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। विधिमंडल में के लिए जिस उम्मीदवार को चुनना है उसकी काबिलियत अमीरी में नहीं, उसकी कर्तव्य परायणता, समाज सेवा और कड़ी तपस्या से आंकी जानी चाहिए। केवल अमीरी से प्रभावित होने के कोई मायने नहीं है, क्योंकि अमीरी विरासत में भी मिलती है। और इसी तरह से रोकड़े की, उनके पिता की मृत्यु के बाद रोकड़े को उनकी संपत्ति मिली है। और कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे को संपत्ति मिलेगी। तो ऐसी बात अगर है तो अमीरी से आपको क्या लेना देना है? अमीरी का कोई मतलब नहीं है। कि आपके उम्मीदवार ऐसे होने चाहिए जिसको आप चुनकर भेजें, जो प्रतिबद्ध हो, अकलमंद हो और कर्तव्य परायण हो। आगे कहते हैं कि सुना है कि अपने नासिक जिले में गायकवाड़ और रणखंबे, एक और कोई गायकवाड़ है, गायकवाड़ और रणखंबे, इन दो कार्यकर्ताओं के होते मैंने भाऊराव गायकवाड़ को ही क्यों चुना, इस बात को लेकर काफी संदेह फैला है। हमारे आगे कहते हैं कि हमारे नासिक जिले के दो लोग गायकवाड़ और रणखंबे विधिमंडल में जाने के योग्य हैं, यह बात सही है। इसलिए 4 महीना पहले दोनों को बुलाकर मैंने साफ साफ बताया था कि आपके जिले की तरफ से विधिमंडल चुनाव में कौन उतरे, इस बारे में आप दोनों आपस में तय कर मुझे बता दें। और मैंने यह साफ तौर पर कहा था कि अगर इस बात का निर्णय आप दोनों के बीच आपसी बातचीत, सहमति से नहीं होता और अगर मुझे इस पर फैसला देना पड़े तो मेरा फैसला गायकवाड़, भाऊराव गायकवाड़ के पक्ष में होगा। यह बात मैंने रणखंबे से भी कही थी, क्योंकि मैंने कहा था कि आप दोनों में से अधिक योग्य कौन है यह हम आपसे अच्छी तरह जानते हैं। रणखंबे को आगे करने वाले कौन हैं, इसकी कहानी मैं पूरी तरह जानता हूं। इसलिए अमृतराव रणखंबे से अधिक मुझे भाऊराव गायकवाड़ योग्य लगे। कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि रणखंबे ने राजी खुशी अपने होशो हवास में अपने हस्ताक्षर के साथ खत भेजकर मुझे साफ तौर पर बताया था
कि विधिमंडल में नासिक जिले की आरक्षित जगह के लिए श्री भाऊ राव गायकवाड़ को ही चुने। उन्होंने खुद रेकमेंड किया था भाऊ राव गायकवाड़ को चुनने के लिए, जिसको अम्बेडकर ने इलेक्शन में खड़ा किया। ऐसे में श्री रणखंबे, डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि ऐसे में श्री रणखंबे को आज श्री गायकवाड़ की उम्मीदवारी में मदद करनी चाहिए, लेकिन वे खुलेआम उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। इसे क्या कहें? वैसे देखा जाए तो रणखंबे और रोकड़े घरानों के बीच मेरी जानकारी के अनुसार किसी वजह से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम भावना या मित्रता का बिल्कुल भाव नहीं था, इसलिए रणखंबे का नाम मैंने विधिमंडल के लिए नहीं सुझाया। आपस में झगड़ा था और कहते हैं कि इसके बावजूद वो विरोधियों से जाकर गले मिल गया। इसके कहते हैं कि इसलिए पिछले कई सालों से भाइयों की तरह रह रहे भाऊ राव गायकवाड़ के खिलाफ जाकर रणखंबे विरोधी गुट के लोगों से गले मिले और आज तक जो मित्र था उसका विरोध करे, यह न्यायपूर्ण नहीं। रणखंबे का यह बर्ताव अयोग्य है। नासिक जिले के संगठन में मनमुटाव और बखेड़ा करने के लिए श्री रणखंबे ही जिम्मेदार हैं। भाषण पूरा करने से पहले मैं आप सब से आग्रह पूर्वक विनती करना चाहता हूं कि 17 फरवरी 1937 को मतदाता भाई बहन अपना खर्चा उठाते हुए पैदल चलकर पुलिस स्टेशन जाकर अपने चारों मत पृथक मजदूर स्वतंत्र मजदूर पक्ष इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की ओर से खड़े उम्मीदवार भाऊ राव गायकवाड़ को ही दे। उनकी निशानी है घोड़ा, हॉर्स। घोड़ा के चित्र को दाहिनी ओर 4 बार कांटे का निशान बनाए। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो हॉर्स था और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनाव चिन्ह हाथी था। माननीय कांशीराम ने वहीं से चुनाव चिन्ह हाथी बोरो किया। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। और इस पूरे भाषण को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम 39 हिंदी के जाइए, चैप्टर नंबर 97 और पेज नंबर पहला ही है 1 से लेकर और 8 तक आप देख सकते हैं। टाइटल है ये पद सम्मान के नहीं कुछ कर दिखाने के हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर मुलाकात होती है। जय भीम।